नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम दिनेश सिंह बिष्ट। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, मैं करीब 1.5-2 मिनट लेट आया हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी नेटवर्क को लेके। तो साथियों, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और मैं आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जो हमें पता होनी चाहिए, आखिर चल क्या रहा है। न्यूज़ में तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती है, लेकिन असली जड़ हमें पता नहीं चलती है। जय उत्तराखंड। नवदीप चौहान जी, जसपाल भाई, जय उत्तराखंड। तो हमें कुछ चीज़ें केवल न्यूज़ में सुनने को मिलती है, लेकिन मैंने हर बार बोला, नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। तो मैंने हर बार बोला कि हर चीज़ की जड़ पे पहुंचना ज़रूरी है। आज मैं लाइव आने का कारण ये है कि ये चीज़ करीब 1-1.5 साल पहले मैंने कुछ किसी टॉपिक को देख के बात कर रहा था। तो अब मुझे लगा कि अजय बिष्ट जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। मुझे लगा कि लता जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। मुझे लगा कि सभी लोगों को इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो आज मैंने दिन भर बैठ के कुछ रिसर्च करी, पुराने 1 साल पुरानी फाइलें जो भी था उसको खंगाला, और आज आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी अपने अपने आयुर्वेद से प्रेम करते हैं, जिनको अपने भारतीय संस्कृति पे विश्वास है, और चाहे किसी भी धर्म के हों, हर जगह आयुर्वेद का प्रयोग होता है, उनकी धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो आयुर्वेद ही है। बाबा रामदेव जी से हम उसको ज़रूर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको देखकर हमें बहुत दुख हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, और ये किसके इशारों पे हो रहा है, कौन है वो लोग जो इस तरह का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी साथियों का नमस्कार। रावत जी, जोशी जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। शर्मा जी नमस्कार। तो ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे आपको पता है मैं पूरे फैक्ट्स के साथ आप सभी साथियों से बात करता हूँ। प्लीज़ ये जानकारी सभी साथियों के साथ शेयर करें, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ये जानकारी सबके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेटा की वैल्यू क्या होती है। किसी भी डेटा की वैल्यू, कि अगर हमारे पास कहीं से, जैसे बोलते हैं भाई ये लोग तो डेटा इकट्ठा करते हैं, तो डेटा की वैल्यू क्या है। नमस्ते सभी साथियों को। मैं प्लीज़, अब मैं ज़्यादा लोगों का अभिवादन नहीं कर पाऊंगा, समय की कमी है, आपके पास भी नहीं होगा। तो सबसे पहले डेटा के बारे में समझते हैं। ये डेटा का कितनी ज़्यादा वैल्यू और किस तरीके से जनता को उल्लू बनाया जाता है, और उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, कौन से लोग जो हैं वो आगे जाकर इसका बेनिफिट उठाते हैं, जनता को उल्लू बना के। तो हमारा काम, वन्यू की टीम का काम शुरू से लोगों को जागरूक करते रहना है। तो प्लीज़ आप जागरूक होइए और सभी साथियों को जागरूक कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो डेटा के लेके मैं आपको बात बता रहा था कि आपके घर में, सबके घर में सेट टॉप बॉक्स लगा होगा। जिस भी साथी को नहीं पता है सेट टॉप बॉक्स के बारे में, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये डिजिटल सिग्नल से चलता है। तो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग दो तरह के सिग्नल होते हैं। डिजिटल सिग्नल मतलब जैसे आपका डिजिटल टीवी है, आपका मोबाइल, ये सारे डिजिटलाइज हैं, जहाँ जो इंटरनेट से कनेक्ट भी हो सकते हैं। और एनालॉग सिग्नल जो है आपका, वो नॉर्मल, जैसे आपका पुराने टाइम के टीवी चलते थे, आपका रेडियो जो एनालॉग सिग्नल से आता है। मैं इंजीनियर नहीं हूँ टेलीकॉम का, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। तो हुआ ये कि लगा कि यार लोगों को एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, हम अपने किस तरीके से हम कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने सोचा, बहुत जो प्रिंट मीडिया की मार्केटिंग करती थी। मैं अभी रामदेव जी पर आ रहा हूँ, वो आयुर्वेद वाली चीज़ पे आ रहा हूँ मैं, लेकिन ये समझना जरूरी है बैकग्राउंड क्या है। तो किस लेवल पे कंपनीज काम करती है, किस लेवल पे सरकारों को झुका देती है। बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारों को अपने पैसे के दम पर झुका देती हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरे इंडिया के अंदर एक इस तरह से एडवर्टीजमेंट आया। किसने किया? ये सारे जितने भी सेट टॉप बॉक्स दे रही हैं कंपनीज, इन्होंने शुरू किया। इन्होंने बोला कि भाई पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, बार बार केबल के यहाँ जाने से छोड़ दो, ऑनलाइन रिचार्ज कर लेंगे, बहुत डिश लगाएंगे, ये आएगा। शाहरुख खान ने अपना अलग एडवर्टीजमेंट किया, आमिर खान ने अलग किया, अमिताभ बच्चन ने अलग किया, सब अपने अपने एडवर्टीजमेंट करने लग गए। और सब लोगों को लगा नहीं यार सही बात है, डिश लगाने से पिक्चर क्लैरिटी बढ़िया आती है, ये सेट टॉप बॉक्स लगाने से पिक्चर क्लैरिटी बढ़िया आएगी। तो ये होते 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 इतना प्रोपेगेंडा फैलाया गया। ये किया किसने? ये जितने भी बड़ी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं टॉप लेवल की, और उसके अलावा जिस भी कंपनी के सारे सेट टॉप बॉक्स जो मेन नेटवर्क के अंदर काम करती हैं, इन सब का काम हुआ क्या कि आपके घर में लग गए सेट टॉप बॉक्स। और आज के टाइम पर आप कौन सा चैनल कितने मिनट तक कैसे देख रहे हैं, आज आपको पता चल रहा होगा। या आज से मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 8 साल पहले की बात, 7-8 साल पहले की बात। उस टाइम पर हमें नहीं पता था कि किस लेवल पे डेटा लोग हमारा इकट्ठा करने वाले हैं। इन लोगों ने बहुत पहले सोच लिया था, मतलब 10 साल पहले सोचा था कि 10 साल बाद का
जो जो आम आदमी है वो किस तरह का चैनल देखेगा, उसी तरह की मूवीज बनाई जाएंगी, उसी तरह पे काम होगा, उसी तरह के टीवी शोज बनाए जाएंगे। आप देखेंगे न्यूज चैनल की बाढ़ आ गई, इतने टीवी के चैनल जितने न्यूज के चैनल है। कारण क्या है कि सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट आने लग गया मसाला न्यूज के अंदर, मसाला न्यूज के अंदर इंटरेस्ट आने लग गया, बहुत मजा आने लग गया। तो उनका ये रिसर्च हुई इसके ऊपर, और पूरा का पूरा सेट टॉप बॉक्स अब हर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, इतनी तारीख तक नहीं लगाओगे तो आपके यहाँ सिग्नल बंद हो जाएंगे, आपको मैंडेटरी अगर कुछ भी चाहिए तो आपकी मजबूरी है। केबल ऑपरेटर पे प्रेशर डाला गया, जो बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने यहाँ डिश लगा के लोगों को देता था, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, सब जगह ऐसा हुआ। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि सबको मजबूर किया गया, और आज आप सबके घर में सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है जो कि डिजिटल है। कौन सा चैनल कितने मिनट कब देखते हो, प्राइम टाइम क्या है, उस टाइम पर कितने एडवर्टीजमेंट आएंगे, सब आपको पता चल जाएगा। तो ये डेटा की वैल्यू है। तो एक 20 सेकंड के ऐड की कीमत 1 करोड़ रुपए तक जा सकती है, केवल 20 सेकंड की ऐड की कीमत। क्यों? क्योंकि वो करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। और उसी दूसरे 20 सेकंड के ऐड की कीमत हो सकता है केवल मात्र 5 लाख रुपए हो। क्यों? क्योंकि शायद वो कुछ हजार लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन पहुंचेगा जरूर, इस बात की गारंटी है। इतने लोगों तक जरूर पहुंचेगा। आपके घर में एक डिजिटल एक ऐसी चीज लगी हुई है जो आपके घर का भेद बता रही है कि ये व्यक्ति कितना इंटरेस्ट है आपके चाल चलन पे, आपके लाइक्स डिसलाइक पे, आपको एक्शन मूवीज पसंद है, आपको सास बहू के नाटक पसंद है, हर चीज पे ये काम चल रहा है। तो अब मैं आता हूं बाबा रामदेव पे और मेडिकल इसी पे, कि जिस तरीके से सेट टॉप बॉक्स को लेके ये आपने झेला है, ये सारी चीजें, ये सब चीजें आपके साथ हो चुकी हैं, इसलिए अब आपको विश्वास होगा कि हाँ सच में ऐसा है। आज के टाइम पे किसी भी बड़े एडवर्टीजमेंट कंपनी से पूछना जरा कि भाई सोनी मैक्स पे 20 सेकंड का मुझे एडवर्टीजमेंट देना है, 15 सेकंड का एडवर्टीजमेंट देना, क्या रेट है, पता चल जाएगा। हिसाब से ये लोग पैसे कमा रहे हैं। 10 साल पहले सोच निकाल के लाए और आज हम लोग उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए। अब क्या हुआ? हाँ, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, प्लीज इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी साथी अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने आयुर्वेद को पसंद करता है, प्यार करता है, जो उसकी पावर को समझता है, उसको लेकर मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ। तो हमारी जो ये आयुर्वेद की सभ्यता है अब से नहीं है, ये कई सालों से है, 5000 साल से पहले से है। और इस सभ्यता में हमारे अथर्ववेद और ऋग्वेद, इसके अंदर एक आइटम है जिसका मैं केवल एक आइटम का उदाहरण दे रहा हूं। आप सोचो बाबा रामदेव जी या ऐसी कोई आयुर्वेदिक कंपनीज जो इंडिया में चल रही हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। मैं किसी एक बंदे के आप फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है उससे आपको वाकिफ कराना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। तो एक तरह का नेक्सस चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे मैंने सेट टॉप बॉक्स का एग्जांपल दिया, बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हजारों लाखों करोड़ रुपए की कंपनीज जो हैं, उन्होंने आज से करीब 7-8 साल, 10 साल या शायद 25-30 साल पहले ही देख लिया था कि क्या होने वाला है। तो उनके ये क्या होता है, पूरा नेक्सस काम करता है, एक गैंग मिलके काम करता है सारी बड़ी कंपनीज का। तो बाबा रामदेव जी का एग्जांपल लेते मैं कहता हूं, एक छोटा सा नाम लेता हूं जो घर घर में प्रचलित है, क्योंकि हमारे अथर्ववेद के अंदर भी है, हमारे ऋग्वेद के अंदर भी है, वो है भांग। भांग का एक दूसरा फॉर्म है, उसको बोलते हैं कैनबिस, जिसको आप लोग जिसको बोलते हैं वीड, गांजा, चरस, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये दो तरह की क्वालिटी होती है, एक भांग है और एक चरस वाला काम है। तो ये देवताओं पे अर्पण होता है, और शिव जी का हमारे तो बहुत सारे भजन के अंदर है कि भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ास हूं, वो हरियाणवी में भी है। तो भोले का प्रसाद बोलते हैं। ये सारी चीजें क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति में हजारों साल पहले से हैं। और आज के टाइम पर बाबा रामदेव जी की कंपनी के ऊपर जो भी काम हुआ, या इसी तरह की दूसरी कंपनी के ऊपर क्यों हुआ, आज मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं एक छोटे से माध्यम से। आज के टाइम पर भांग की खेती, या जो हमारी कैनबिस की खेती है, चरस की, गांजे की जो खेती बोलते हैं, इसको बिल्कुल बैन कर रखा है। और ये बैन बिल्कुल हमारी सरकार ने दबाव में आके किया, अभी से नहीं है, तब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन ये क्यों हुआ, इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूं। अब मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूं, जिस तरह से मैं हमेशा आपको दिखाता हूं। ये देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप सबके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आप ये देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। आज से करीब 1-1.5 साल पहले मैंने देखा था। आज ये टॉपिक मेरे दिल को लगा कि नहीं यार, हमारी चीजें जो हमारे वेदों में लिखी गई हैं, हमारे देश में होती हैं, इस पे कोई दूसरा बंदा कैसे कब्जा कर सकता है, कोई दूसरी कंपनी कैसे कब्जा कर सकती है। मेडिकल कैनबिस इज ऑन द वर्ज ऑफ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एक बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कितने बड़े, एक कुछ बिग फार्मा कंपनीज बोलते हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, GSK,
ये देखो, ये कितनी बड़ी कंपनीज हैं, इसके बारे में देखो जरा। 347 बिलियन यूएस डॉलर्स, 241 बिलियन यूएस डॉलर्स, 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो टोटल बिजनेस जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी का 1.7 ट्रिलियन, मतलब इसको मैं बताऊंगा तो कितने करोड़ों करोड़ रुपए के अंदर है ये बिजनेस। ये सारी कंपनीज जो हैं ये चाहती हैं कि इंडिया के अंदर भांग जो हमारे वैदिक टाइम से है, इसी तरीके से अन्य आयुर्वेदिक की चीज भी हैं, इस पे सारा कब्जा कर लिया जाए। तो दो तरह की चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक बताया भांग, जो ये हेम्प होती है, इसकी खेती अभी लीगलाइज कर दी गई है, और दूसरे होते हैं मैरिजुआना। तो इसमें फ़र्क क्या होता है? इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है सीबीडी और दूसरा कंपोनेंट होता है टीएचसी। सीबीडी का मतलब होता है कि वो कंपोनेंट जिससे कि आपके जो बीमारी को ठीक करने की क्षमता है वो कितनी है, और टीएचसी का मतलब होता है इसमें नशे की क्षमता कितनी है, नशा कितना है। तो मैरिजुआना के अंदर नशा 5% से 35% तक है, और लेकिन इसके अंदर परसेंटेज कम है सीबीडी की, यानी जो ठीक करने की है। और हेम्प जो हम हमारे गांव में आमतौर पे हर जगह चप्पे पे उत्तराखंड में पाई जाती है, उसमें टीएचसी जो है नशा बहुत कम है और हायर परसेंटेज ऑफ सीबीडी है। और आपको पता होगा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर हेम्प की खेती लीगलाइज कर दी गई है। पहला उत्तराखंड राज्य है। जो साथी जानना चाहते हैं इसके बारे में और ज़्यादा मुझसे जानकारी ले सकते हैं, मैं आपको कुछ लोगों से मिला सकता हूँ। और ये क्या करता है, ये एपिलेप्सी का, सिजोफ्रेनिया का, अर्थराइटिस का, और बहुत सारे मतलब माइग्रेन का, कई सारी चीज़ों का इलाज किया जाता है। अब ये इलाज किया जाता है तो हमारे लिए तो फ्री है ये सारी चीज़ें। तो हुआ क्या, इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई, और आप देखेंगे ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये सारी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने इतने सारे एफडीए, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है यूएस के अंदर, इन्होंने 2018 के अंदर कितने इन्होंने अपने क्लिनिकल ट्रायल किए, रिसर्च करी, ये रिसर्च करी गई यहाँ पे। और उसके बाद फाइनली मैं आपको स्टोरी पे आता हूँ, आपको पता चलेगा कि इतनी सारी बीमारियों का इनको पता चला कि इलाज हो जाता है, आराम से इलाज हो जाता है। और फाइनली क्या हुआ, आप देखेंगे ये सारी कंपनीज जो है इसमें कनाडा की है मोस्टली, इसमें इंडिया का कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये सारी बाहर की कंट्रीज हैं, बाहर की कंपनीज हैं, इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी इंक्लूड ही नहीं है। और फाइनली ये लिंक मैं आपको सबको भेज दूंगा, इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। कैनेडियन पेटेंट्स, जो भी भांग से दवाइयाँ बनाई गई हैं, कैनेडियन पेटेंट्स कितने हैं और यूएस ने कितने पेटेंट्स करवा लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये बिल्कुल इसकी जड़ तक पहुंचना है कि आखिर कौन लोग हैं जो हमारे आयुर्वेद पर कब्जा करना चाहते हैं। तो साथियों, हमारे आयुर्वेद पर कब्जा करने वाली ये सारी बड़ी कंपनीज, और क्यों हमारी गवर्नमेंट इनके पीछे झुक जाती है, इनके कहने पर, इनकी बात मानने पर। और ये भांग, जो कि जिसके अंदर हम भांग की बात कर रहे हैं, हम चरस गांजे की बात नहीं कर रहे हैं, भांग के अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज ज्यादा हैं, क्यों उसको इस तरह से बैन कर दिया? उसको थोड़ा सा रगड़ के खा लो, पुराने टाइम पे होता था, और हमारी क्या है, दर्द खत्म हो जाएगा, जुकाम खत्म हो जाएगा। और भोले शंकर के टाइम से भांग चलती हुई आ रही है, उसको भांग का सही तरीके से दवाई के रूप में सेवन करने से आपको बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजों पे जब देखा गया, फार्मास्यूटिकल कंपनी को पता चला, अरे बाप रे, ये तो फ्री में अवेलेबल है। अगर लोग ऐसे ही ठीक हो जाएंगे तो हमारी दवाइयां कौन खरीदेगा? सबसे बड़ा चैलेंज, अगर लोग ऐसे ही ठीक हो जाएंगे तो हमारी दवाइयां कौन खरीदेगा? हमने जो अरबों रुपया इन्वेस्टमेंट किया अपनी लैब्स बनाने में, क्लिनिकल लैब्स बनाने में, इसमें तो बहुत 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 ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो जो बार बार खबरें आने के बाबा रामदेव जी का नुकसान, बाबा रामदेव के आने से नुकसान हो जाएगा, बातें हो रही हैं, लेकिन उसकी जड़ तक तो पहुंचो। सच्चाई ये है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जड़ी बूटी है, खासकर उत्तराखंड या पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र है, और साउथ में भी कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर ये जड़ी बूटियां फ्री में मिलती हैं। जिन लोगों को ज्ञान है वो बहुत सस्ते में बेच रहे हैं। बाबा रामदेव जी हो गए, ऐसी बहुत सारे अन्य संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनको बेचती हैं, इसका प्रयोग करती हैं। आज के टाइम पर बाबा रामदेव जी ने बोला कि खरीद लो, खाली बाबा रामदेव जी नहीं, आज के टाइम पर सारी कंपनीज खरीद रही हैं कि आप मेडिसिनल प्लांट की खेती करते हो, आप उसको ले आओ। भांग के चक्कर में क्या इशू हुआ, धीरे धीरे ये सारे के सारे जिनसे भी इनसे दवाइयां बनेंगी वो सारी पेटेंट हो जाएंगी, हमारे हाथ में, इंडियंस के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो ये और मैं इसके अलावा एक चीज और दिखाता हूँ, पूरी हिस्ट्री दिखा रहा हूँ आपको, ये कैसे पूरा षड्यंत्र रचा जाता है बहुत बड़े लेवल पे। इसलिए मैंने हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज अपनी सोच को बड़ा रखें, बड़े लेवल पे समझें और उसकी जड़ पे घुसे। थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, आपको 4-5 घंटे थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन नॉलेज लेके आए, लोगों को बताएं कि हमारी जो आयुर्वेद
की चीज है उस पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग पेटेंट करके कब्जा करने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से योगा हमारा हो गया, उस पर भी कब्जा करने में लगे हुए हैं कि हमने पेटेंट करवा लिया, ये आसन हमारा है। मतलब जो चीज 6,000 साल पहले से हम इंडिया के अंदर प्रैक्टिस में है, हमारे पूरे पूरे तन मन धन बदन के अंदर है, उसके अंदर तुम पेटेंट करवा सकते हो। ये कैसा तरीका है? तो अथर्ववेद का 11वां कांड और 8वां सूक्त है, जिसमें ये बताया गया है कि भांग जो है वो 5 जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिसमें सोमरस जो है, जो सोम की हम बात करते हैं, वो प्रधान है। तो ये उसका एक पार्ट है। हमारे वेदों में कब से लिखा हुआ? अथर्ववेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इस तरह का काम हमारे जो राजनेता लोग कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं जो मिलके कर रही हैं, खुद उत्तराखंडियों को, उनकी संस्कृति को पीछे रखने का काम हम तो सामने दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो आज के टाइम पर कम से कम सपोर्ट तो करो, अपनी चीज़ों को तो सपोर्ट करो। ठीक है, उसका आप क्लिनिकल ट्रायल कीजिए, जो भी अभी कोरोनिल दवाई आई है उसका ट्रायल कीजिए, लेकिन जो बैन करने वाली चीज़ें प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सरकार से हमारा निवेदन है, सभी लोगों से निवेदन है कि अपने आप एक दूसरे से जब बात करें तो हमेशा बिल्कुल मजबूती से बोलें कि हमारी चीज़ों पे, हमारे प्रोडक्ट पे, आयुर्वेद पे हमें बहुत विश्वास है, अपनी दवाइयों पे बहुत विश्वास है और ये डेफिनेटली काम करेगी। तो ये इस चीज़ पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसका लिंक भी मैं आपको भेजता हूँ, आप ये भी देखिए। इज बिग फार्मा अटेम्प्टिंग, बिग फार्मा मैंने 10 बड़ी कंपनीज की बात करी है, ये अटेम्प्टिंग टू मोनोपोलाइज मतलब मोनोपोली बनाएंगे अपना सीबीडी इंडस्ट्री के अंदर। तो हमारी गवर्नमेंट तो चाहे कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की भी है, आज हमें पता चल रहा है कि ये सब पूंजीपतियों के पीछे भागते हैं, ये तो सब पूंजीपतियों के पीछे भागते हैं। ये रिसर्च में आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। इज दिस जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी? ये बहुत बड़ा काम है, ये इसके पीछे नोट है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हमारे पास अगर बैक पेन होता है तो ब्रूफिन की हम पेन किलर की बात करते हैं, इनके अंदर अगर थोड़ा सा हम सीबीडी डाल देंगे जो भांग से हमें फ्रीली मिलता है, तो सारे हमारे दर्द वैसे ही खत्म हो जाएंगे, नेचुरल तरीके से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन सरकार ने बैन कर रखा है, और बैन कितने बुरे तरीके से कर रखा है वो भी आपको बताने वाला हूं। अच्छा, इसके पीछे स्टोरी बहुत लंबी है। हुआ क्या कि अमेरिका के अंदर रिसर्च हुई कि यार भारत में हमारी दवाइयाँ ज़्यादा बिकती नहीं है। 1965 की बात है, सन 1965 की बात है कि भारत में हमारी दवाइयाँ ज़्यादा बिकती नहीं, तो क्या करें? तो इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, हम इसको बैन करवा देते हैं। किसको? भांग को। क्योंकि भांग का सेवन जो है इंडिया की कंपनीज जो है अलग अलग तरीके से अपनी मेडिसिन के अंदर डाल के कर रही हैं। 2013 के अंदर यूएस में, अमेरिका के अंदर 17 स्टेट के अंदर इन्होंने क्या किया, जो भांग को था इन्होंने बोला कि ये लीगलाइज हो गई, इसका सेवन कर सकते हैं उससे मिली हुई दवाई का। तो 165 मिलियन डॉलर से ज़्यादा इनको बेनिफिट हुआ, इनको बचे रिसर्च में। तो इनकी समझ में आ गया, फार्मास्यूटिकल कंपनी की समझ में आ गया कितने की कॉन्स्पिरेसी है, 44 बिलियन डॉलर की। अब ये 44 बिलियन डॉलर कितना होता है? करीब 13,000 करोड़ रुपया, 13,000 करोड़ रुपए की ये इनकी कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो हुआ क्या, ये देखिए, आप देखेंगे कि ये शुरू से ही हमारी संस्कृति के अंदर है। भांग वांग जो चलता है, बाबा लोग लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? ताकि इनकी बॉडी बीमारी से मुक्त रहे। इसके पीछे नशे का कोई चक्कर नहीं है, ये केवल और केवल बीमारी से मुक्त रहने के लिए। इंडिया हैज़ अ 2000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री विद कैनाबिस एक भांग से मिलता जुलता है। अभी इसको बैन क्यों किया? तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। यूएस कन्वेंशन 1961 के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई हम भांग को कैटेगराइज करेंगे, एक हीरोइन बोलेंगे, एक कोकीन बोलेंगे। अच्छा, ये बहुत सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसमें नशा है, किसमें? भांग में, तो इसको हम क्या करें? बैन कर देते हैं। क्या शराब में नशा नहीं है? शराब बैन नहीं होनी चाहिए? क्या सिगरेट में नशा है? सिगरेट में तो भांग से बहुत ही कम नशा होता है, सिगरेट में तो बहुत ही कम नशा है। उसमें एक वार्निंग दे दी कि दिस इज इंजीरियस टू हेल्थ, और मैंने भी आपको दिखाया सीबीडी रेटिंग बहुत ही कम है, इसमें नशा ना के बराबर है। क्यों सिगरेट अलाउ कर दी? ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है। ये सारी सरकारें झूठी सरकारें, धोखेबाज सरकारें, घटिया सरकारें, कोई मतलब नहीं है जनता से। इन सबको मतलब किस चीज से है? केवल और केवल हमारे सरकार के पास, हमारी पार्टी के पास पैसा कहां से है, बड़ी कंपनियों से पैसा कैसे लें। नहीं तो भांग जैसी चीज जिसके अंदर नशा ना के बराबर है, जिसका थोड़ा सा उसको घिस के थोड़ा खा लिया, खाने के साथ खा लिया, बाद में खा लिया, आपकी बीमारियां वैसी खत्म होने वाली हैं।
वो सारी चीजें हटा के नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ये दवाई ले लो, सिंथेटिक वाली दवाई ले लो, सिंथेटिक दवाई बोलते हैं जो एलोपैथिक है, ये दवाइयां ले लो। तो ये जब सिगरेट के ऊपर आप लिख सकते हो कि भाई सिगरेट, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये तो भांग के ऊपर भी आ सकता है कि भांग का सेवन करने से आपके हेल्थ को नुकसान है। लोग तो सिगरेट फिर भी पी रहे हैं। बंद करना है तो सब बंद करो और शुरू करना है तो सब शुरू करो। सब बकवास बातें। जब तुम्हारे खुद क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर सारी बड़ी कंपनी से भी ये है, अब हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे मुझे समझ नहीं आता है, ये सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कम से कम आपको इसके पीछे षड्यंत्र वो तो बता रहा हूं कि जब हमारे यहाँ जो भांग फ्री में होती है, हम क्यों साला इतना इतना लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करें। कैंसर का सबसे बढ़िया इलाज कैनबिस इससे है, हमारे भांग से है, हेम्प से। तो जब कैंसर का इतना बड़े, आपको कैंसर होगा ही नहीं अगर भांग का रेगुलर सेवन करेंगे। ये स्टडी कहती है, मैं आपको लिंक्स भेजूंगा, ये स्टडीज कहती है इनकी, होगा ही नहीं कैंसर। हम क्यों पड़े इन चक्कर में, क्यों? क्योंकि कैंसर की जो दवाई है उसका इलाज है बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा आता है, इनकी दवाइयां बहुत महंगी होती हैं। और जिन्होंने करोड़ों रुपए की रिसर्च कर रखी है, इंडिया के आयुर्वेद ने एक बार में बता दिया कि भैया आप इसका रेगुलर सेवन करोगे आपको कभी बीमारियां नहीं होंगी। सब राजस्व खेल है जी। हैरी बोरा जी बिल्कुल सही बोला, ये सब राजस्व का खेल है। ये झूठी सरकारें, ये पूंजीपतियों की सरकारें हैं, कोई सी भी सरकार है, सब पूंजीपतियों की सरकारें हैं। नहीं तो आज के टाइम पर मैं चरस गांजे की बात नहीं करूं, गांजे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं हेम्प की बात। जो भांग है, भांग के अंदर नशा नहीं होता है, वो केवल दवाई की तरह इस्तेमाल होती है। होली के अंदर भी जो भांग खिलाई जाती है वो वही क्वालिटी की होती है, उसमें नशा नहीं होता है, उसकी एक परसेंटेज होती है। और इंडिया के अंदर भी अगर किसी को जाना है, गूगल सर्च करना है, इंडियन हेम्प एसोसिएशन एक प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड शायद, तो उसमें जाके आप उनके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथी भी एक जानकार भी हैं, ओझा जी, आज उनका फ़ोन भी आया था तो मुझे लगा मुझे लाइव भी आना चाहिए, मैंने उनको बोला। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ भांग। भांग मतलब जिस चीज़ से आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार ने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, सरकार ने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है भांग में और चरस में, जबकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर जो होती है वो भांग होती है, चरस की खेती अलग से की जाती है। हिमाचल के अंदर चरस की खेती होती है, उत्तराखंड में भी होती है चरस की खेती, लेकिन भांग और चरस में जमीन आसमान का फर्क है। मैं फिर से बताऊंगा जो साथी बाद में जुड़े हैं, भांग दवाई की तरह यूज होती है और चरस जो होती है नशे की तरह यूज होती है। हालांकि दोनों के अंदर दर्द वर्द ठीक करने की क्षमता होती है, लेकिन इसके लिए भांग सबसे अच्छी चीज़ है जो हमारे वेदों में लिखी गई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपने इसमें से कुछ भी इस्तेमाल किया, अब इसका बैन 1961 के अंदर यूएस कन्वेंशन, उन्होंने बोला कि भाई ये तो सिंथेटिक जो दवाई है हमारी बिकेंगी नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज वाली, उन्होंने कहा सिंथेटिक ड्रग लाइक हेरोइन, कोकीन, ये तो इन प्लांट में बहुत खर्चा होता है और इससे हमें बहुत सारी दिक्कत होगी। तो इन्होंने क्या किया, 1985 के अंदर अमेरिकन प्रेशर पड़ा, पार्लियामेंट पास द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एनडीपीएस एक्ट, इन्होंने ये पास किया और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ, आप ध्यान से देख लीजिए, पुटिंग अ बैन ऑन यूजिंग एंड सेलिंग मारियाना, जिसको हेम्प बोला जा रहा है, मारियाना की बात कर रहे हैं, बाय राजीव गांधी के टाइम पर। द लॉ एम टू फुलफिल इंडियाज ऑब्लिगेशन फॉर सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स। अब इसके ऊपर जो लॉ बना हुआ है उसके ऊपर पूरी की पूरी जानकारी इस विकीपीडिया पे आप देख सकते हैं। ये सारी की सारी जानकारी आपको विकीपीडिया पे मिल जाएगी। ये लॉ क्या है, कैसे हुआ, इसमें कहाँ कहाँ पर भांग का इस्तेमाल हुआ, इसको भांग को सबसे पहले गलत ही रिप्रेजेंट किया गया है। फिर अब इसमें जेल कितनी है देखो, 10 साल की जेल है और 1 लाख तक का फाइन है अगर आपने इसकी खेती करी तो। 10,000 रुपये की पेनल्टी है और 6 महीने की जेल है अगर आपके पास ये पाई गई तो इसकी छोटी सी भी क्वांटिटी। अगर कोई इसके साथ किसी कमर्शियल क्वांटिटी इसके साथ पकड़ा गया तो 20 साल तक की सज़ा है और 2 लाख रुपए तक भी चार्ज किया जा सकता है, फाइन हो सकता है। और रेगुलर ऑफेंडर है तो 30 साल की सज़ा। मतलब इतना बड़ा कानून बना दिया। कैनेबिस और हेम्प, मतलब गांजा और भांग, इसमें सरकार डिफरेंशिएट नहीं कर पाई। ये कैसे सरकार है, ये कैसे लोग हैं, कैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। जब उन्होंने खुद बोला है कैनेबिस के ऊपर है, तो आज हेम्प की खेती क्यों शुरू कर दी गई है। अब मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हेम्प के अंदर तो इतना नशा होता ही नहीं है, उसमें कुछ नशा होता ही, नशा नाम की चीज़ नहीं है। इससे ज़्यादा नशा तो आप जो ये खांसी जुकाम का जो हम दवाई लेते हैं उसमें नशा है, इतना ज़्यादा नशा। और हम अपनी भांग जो हमारे आयुर्वेद के टाइम पर उन्होंने तभी बोल दिया था कि ये भांग को जो ये किया जा रहा है, ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विधर्मी लोग हैं, हमारे कल्चर को बदनाम करने के चक्कर में, ये उनका भी काम है। ऐसे विधर्मी लोग हैं जो बोलते हैं कि गांजा और इसमें फ़र्क लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जो जिसको जानकारी पसंद आ रही है। ये इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ, इसको लीगलाइज क्यों नहीं किया गया।
तो अगर अगर सरकार सच्ची है, अच्छी है, तो उनको भाई पूरी सारी शराबबंदी कर देनी चाहिए, क्योंकि शराब का सेवन करना जो है शरीर के लिए हानिकारक, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो जानी चाहिए। और अगर बाकी देश की सरकारें भी अच्छी है तो हर जगह से बंद हो जाना चाहिए। सिगरेट अगर खराब चीज़ है, इससे कैंसर होता है, तो इसको दे ही क्यों रहे हो तुम? क्यों? क्योंकि तुम्हें फार्मास्यूटिकल कंपनी, सिगरेट बनाने वाली कंपनी, फिर तुम्हें हॉस्पिटल वाले, तुम्हें इन सब का आगे आगे बढ़ाना है। तुम्हें लोगों के जीवन से किसी को मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है लोगों के जीवन से। तो इस तरह का काम खाली इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। आने वाले टाइम में हम ये पार्शियल लोग हैं, हम ये दो चेहरे वाले, हम का मतलब ये जो सरकारें हैं पूरे दुनिया भर की, ये सारी दो चेहरे वाली सरकारें हैं, ये सारे लोग जो पैसे वाले हैं, ये सब डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। जब आपको पता है इससे शरीर को नुकसान होता है, आप करते क्यों हो? जब गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि एक चीज़ बैन कर सकती है, तो दूसरी चीज़ बैन नहीं हो सकती है? नहीं तो उसको भी अलाउ करो। और जो चीज़ हेल्थ के लिए सही है, जो फ्रीली अवेलेबल है, जिससे हम लोग बीमारी नहीं पड़ने वाले, वो चीज़ आपने बैन कर दी है। क्यों? क्योंकि बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को आज पता चल गया, उन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी और अब हजारों पेटेंट करवा लिए, उसी भांग की रेसिपी बना के इंडिया में बैन करवा दिया, अपने यहाँ पे 27 स्टेट्स में चालू कर दिया, कनाडा में चालू है, यूके में चालू है, फ्रांस में चालू है, सब जगह उस पर रिसर्च हो रही है। उन्होंने दवाई बना के पेटेंट करा ली, इंडियंस वैसे ही रह जाएंगे, अच्छा बाहर से जो आई चलो खरीद लेते हैं। इस हाल में हम यहां जाने वाले हैं क्या? हमें करना क्या है? कैसा हम देश बनाना चाहते हैं? हमारे देश की कंपनीज को हम किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? इस लेवल पे के पेटेंट ही ना करवा पाए हमारी कंपनी, हमारी कंट्री की कोई भी स्वदेशी कंपनी पेटेंट ना करवाए। बाबा रामदेव ने हजारों चीजें पेटेंट करवा ली, लोगों को दिक्कत होने लग गई, फार्मास्यूटिकल कंपनी को। तो इसमें क्या गलत है? हमारी चीज हमारे देश में, हमारे तो पुराने वेदों में, संस्कृत में, सब में लिखा हुआ है कि तुम ऐसा करो। तो साथियों, अपनी स्वदेशी चीजों का जरूर आप सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल दिलो जान से सपोर्ट कीजिए। इन जो सिंथेटिक दवाइयां हैं, इनको बिल्कुल बहिष्कार करने का प्रयास कीजिए। मैं मानता हूं कि कुछ जगह वो बहुत इफेक्टिव है, मैं बिल्कुल मानता हूं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खराब है। जो सही है सही है, जो सही, मैं हमेशा से बोलता हूं, वनयू की टीम भी, हम सब लोग बोलते हैं, जो सही है उसका साथ दो, जो गलत है उसका साथ मत दो। अब आपका पैर टूटा है, सबसे जल्दी जो काम करेगा प्लास्टर करेगा, आप उसके ऊपर एलोपैथिक दवाइयां खाएंगे तो जल्दी असर करती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप यही चीज आयुर्वेदिक में बोलेंगे, शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक तो होगा, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको बीमारी आएगी ही नहीं। ये ऐसी चीजें हैं, हेम्प जो भांग है, ऐसी चीज है। तो आप सोचिए, केवल हेम्प के पीछे 44 बिलियन, मैं आपको अगर कैलकुलेट करके बताऊं 44 बिलियन कितना होता है, मैं तो सोचने में लगा हुआ हूं कि 2020 के अंदर 44 बिलियन का 44 बिलियन कितना होता है, आओ जरा देख लेते हैं। 44 3 ये हो गया 44 बिलियन, ये यूएस डॉलर है, मल्टीप्लाइड बाय 72 आज के टाइम पर मान लेते हैं, 31,680 करोड़ रुपया। 31,680 करोड़, मतलब ऐसे पाकिस्तान 5 साल तक आराम से पूरा फ्री में खाएगा पिएगा रहेगा, उसकी जीडीपी से कम 5 गुना ज्यादा। एक साल में इतना बिजनेस, 31,680 करोड़ रुपए का बिजनेस केवल हेम्प से है। तो अब आप ये सोचिए, जी सर धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। ये 31,680 करोड़ का बिजनेस केवल हेम्प से है, तो बाकी जितनी जड़ी बूटियां अभी उन सबका नंबर आने वाला है। हमारे इंडिया में, भारतवर्ष में प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी जड़ी बूटी होती है, उस पर कब्जा विदेशी कंपनी करने वाली है, उनसे बनने वाली दवाइयों का सारा बेनिफिट विदेशी कंपनी में जाने वाला है। स्वदेशी अपनाएं, जरूर अपनाएं, अच्छी चीज़ है तो चाहे बाहर की भी है उसकी तारीफ अवश्य करें। इन सारी चीज़ों का प्लीज़ आप ध्यान रखें। जो भी साथी मुझसे शायद कोई जुड़ना चाहता था, मैं देख लेता हूँ अगर कोई जुड़ना चाहता है तो प्लीज कि आप अपने स्वदेशी को आगे बढ़ाएं, अच्छी चीज़ है उसको आगे बढ़ाएं, सेवन करें, और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम अगर दबाव बनाने का, जो भी साथी मेडिकल लाइन के अंदर हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई कि कुछ काम हो अपने स्वदेशी के ऊपर, हमारे लोग आगे जाए, हमारे देश की कंपनी आगे जाए। कंपनी अगर हमारे देश की होगी, हमारे देश में प्रोडक्शन होगा, तो सब कुछ हमारा ही होगा ना, लोग भी हमारे होंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। यही तो हम चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं हमारा देश सशक्त बने। तो ये रिसर्च आज मैंने करीब 1-1.5 साल पहले आर्टिकल कहीं देखा था, लेकिन आज मैंने तो कुछ और रिसर्च करके निकाला, वापस याद आया कि हाँ यार इस टाइम पर हमें करना चाहिए। तो सभी साथियों मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि प्लीज स्वदेशी को अपनाएं। इस तरह की और चीजें आप वेद के बारे में पढ़ना शुरू करें, वेदों में क्या चीज लिखी है। देखो
मेरे पास शायद समय कम होता है, शायद आपके पास समय ज़्यादा हो, वेदों को पढ़े। उसमें क्या है, एक बार आप लाइव आइए, आप लाइव आना चाहते हैं, आप वन यू के पेज से लाइव आइए, वेद के बारे में कोई पंडित जी हैं उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें बताएं। हम केवल ऐसी चीज़ों के बारे में बात ना करें, खाली पूजा पूजा करने की, उस पूजा का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, सारी चीज़ें समझें, लोगों को बताएं कि इससे किस वेदों में लिखा है, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। तो प्लीज साथियों, ये आप अगर कुछ रिसर्च करके ला सकते हैं, किसी चीज़ पर अच्छी जानकारी आपको है तो आप हमें बताइए। आप हमारे वन यू के ग्रुप से, अजय भाई जी हर सैटरडे को रात को 9 बजे लाइव आते हैं, मैं संडे को 8 बजे लाइव आता हूँ। आज मेरा मन थोड़ा कचोट सा गया, मैंने कहा नहीं यार, इस पे बहुत हो गया, एक बार लाइव आके मैं लोगों को जानकारी दे दूँ। तो साथियों, आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ आगे बढ़ें, अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, सही चीज़ के बारे में बात करें, डबल स्टैंडर्ड चीज़ों पे ना जाएं। सरकार एक तरफ कहती है कि सिगरेट बेकार है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब हानिकारक है, और दूसरी तरफ इसको बैन भी नहीं करती है। जब ये हानिकारक है तो इसको बैन ही कर दो, जैसे आपने गांजे को, चरस को, या फिर सबसे सिंपल हमारी भांग को बैन कर रखा है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो बताइए, और किसी साथी को अगर लाइव जुड़ना है तो मेरे पास कुछ समय है, 2-4 मिनट 5 मिनट मैं दे सकता हूँ। किसी को अगर जुड़ना है तो यहाँ पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, देसी अपनाओ, बिल्कुल सर, कोदा झंगोरा खाएंगे जी सर। जी जी जी, राजेंद्र अधिकारी जी कह रहे हैं राजीव दीक्षित जी की कोशिश को नाकाम किया गया। जी सर, मैं मानता हूँ आपकी बात, ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल गलत बातें हुई हैं। सभी साथी जो भी अगर मुझसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। वैसे मेरे ख्याल से मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर पहले ही दे देता हूँ अपने प्रयास करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई साथी मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़ सकते हैं। और मैं एक बात और बताऊंगा, संडे को मैं उत्तराखंड के बजट के ऊपर लाइव आ रहा हूँ। उत्तराखंड सरकार का जो बजट है उसके ऊपर मैं लाइव आना चाहता हूँ। बजट सच में क्या उत्तराखंडियों के फेवर में है, क्या उनके हक की बात हो रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हक की बात नहीं है तो हम कैसे ऐसी सरकारों को हम सपोर्ट करें। इतने टाइम से उत्तराखंड का बजट क्या रहा है, कैसा रहा है, ये देखना पड़ेगा। मैं आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जितनी भी मुझे जानकारी मिलेगी मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ। आप सब लोगों की जानकारी जुटाइए, हर तरफ से जुटाइए, लोगों को जोड़िए कि किस तरीके से उत्तराखंड का जो बजट है, ये इस पर हम और अच्छे से बात कर सकते हैं।